हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको भारतीय न्याय संहिता 2023 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रही हूँ, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संहिता की, जो संहिता का मतलब भारतीय न्याय संहिता की धारा 230 के अंतर्गत अभियुक्त दंडित किया जा सकता है। ए है आजीवन कारावास से, बी है 10 वर्ष तक के कारावास से, सी है कि 10 वर्ष तक के कारावास से, और डी है ए और बी दोनों। तो इसमें जो है क्या होगा कि जो 230 है 230, उसमें जो है जो कारावास दिया गया है वह आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास, अर्थात जो डी वाला ऑप्शन है वह सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध करने के आशय से अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, मिथ्या साक्ष्य देता है, जिससे कि अभियुक्त व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता है, तो उसे कितना दंडित किया जा सकता है। क्या करा है, अगर कोई व्यक्ति दोष सिद्ध करने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देता है, जिससे कि अभियुक्त व्यक्ति जो है कोई व्यक्ति ऐसा क्या करता है कि दोषित करने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देता है, जिससे किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता है, तो वहां पे वह व्यक्ति किस अपराध के लिए दंडनीय होगा। तो ए कह रहा है कि मृत्यु दंड के लिए, बी कह रहा है कि आजीवन कारावास के लिए, सी कह रहा है कि 10 वर्ष की से कठिन के कारावास के लिए, और डी कह रहा है कि ए, बी या सी, मतलब कोई भी हो सकता है। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। या तो मृत्यु दंड हो सकता है, आजीवन कारावास हो सकता है, या 10 वर्ष तक के कठिन कारावास या जो है हो सकता है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा या साधारण अपवादों को साबित करने का भार किसको है। ए कह रहा है अभियोजन का, बी कह रहा है अभियुक्त का, सी कह रहा है कि न तो ए का और न ही बी का, डी कह रहा है कि ए और बी दोनों का। तो आपको पता है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अगर कोई व्यक्ति डिफेंस लेना चाहता है तो उसे जो है साबित करना होगा, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही है कि एक्यूज का, अभियुक्त का। आगे क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना किस धारा के अधीन दंडनीय है। क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना किस धारा के अधीन दंडनीय है। ए कह रहा है 232, बी कह रहा है कि 194, सी कह रहा है 195 और डी कह रहा है 196। तो इसका ऑप्शन ए होगा कि 232, अर्थात यदि कोई व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य लेने के लिए किसी व्यक्ति को धमकाता है तो उसे दंडित किया जाता है 232 के अंतर्गत। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि सही सुलेमित युग्म है। सही सुलेमित युग्म है, एक है कि सामूहिक बलात्संग, तो उसका जो है धारा 70 में सामूहिक जो रेप होता है उसके लिए जो है धारा 70 में प्रावधान किया गया है। बी है दहेज हत्या, डावरी डेथ के बारे में धारा 80 में प्रावधान है। सी है कि दुर्विवाह, उसके बारे में 82 में प्रावधान है, 82 में। और क्रूरता की परिभाषा 86 में दिया गया है। यहाँ पे सभी सुलेमित है, अर्थात ई वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो गैंग रेप के बारे में 70 में है, डावरी डेथ के बारे में 80 में है, बिगरेमी अर्थात दुर्विवाह के बारे में 82 में है, क्रुएल्टी की डिफिनीशन 86 में दी गई है। आगे क्वेश्चन है कि सही सुलेमित कीजिए। तो क्या कह रहा है कि आपराधिक मानववध की परिभाषा कहाँ पे है, 100 में सही है। फिर कहता है कि हत्या के लिए दंड 103 में सही है। हत्या की परिभाषा 101 में सही है। उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना 106 में सही है। तो ये सभी सही है, अर्थात डी वाला ऑप्शन ई वाला ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि सही सुलेमित करिए। ए है हत्या का प्रयत्न 109 में, फिर स्वेच्छा घोर उत्पाती 117 में सही है। विधि विरुद्ध जमाव 189 में ये सही है, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही होगा कि हत्या का प्रयत्न 109 में है, स्वेच्छा घोर उत्पाती 117 में है और विधि विरुद्ध जमाव 189 में है। तो इसका सभी सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि मिथ्या साक्ष्य देना 227 सही है। मिथ्या साक्ष्य गणना 228 सही है। मिथ्या दस्तावेज की रचना करना 335 ये भी सही है। आपराधिक अभित्रास 351 ये भी सही है, अर्थात डी वाला ऑप्शन ई वाला ऑप्शन सही होगा कि ऊपर सभी सही है। आगे क्वेश्चन है कि सही सुलेमित करिए। व्यपहरण 137 सही है। अपहरण 138 सही है। आगे क्वेश्चन है कि
चोरी 303 सही है, झपट्टा मारी 304 सही है। तो ई वाला ऑप्शन सही होगा कि उपयुक्त सभी। आगे क्वेश्चन है कि सही सुलेमित करिए। उद्यापन 308 सही है, लूट 309 सही है, डकैती 310 सही है, कूट रचना 336 सही है, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि आतंकवादी कृत्य किस धारा में दंडनीय है। आतंकवादी कृत्य को किस धारा में दंडनीय किया गया है। ए कह रहा है 111(2), बी कह रहा है 112(2), सी कह रहा है 113(2) और डी कह रहा है 114(3). तो इसका जो है 113 बी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि आतंकवादी संगठन का सदस्य होने को दंडित किया जाएगा। तो ए है 113(5), बी है 113(6), सी है 113(7) और डी है 113(8). तो इसमें जो 113(5) है, इसमें अगर कोई व्यक्ति आतंकवादी संगठन का सदस्य होता है तो उसको दंडित किया जाएगा। आगे क्वेश्चन है आतंकवादी को आश्रय देने वाला किस धारा में दंडनीय होगा। अगर कोई व्यक्ति आतंकवादी को आश्रय देता है तो किस धारा में दंडनीय होगा। ए कह रहा है 113(2), बी कह रहा है 113(3), सी कह रहा है 113(5) और डी कह रहा है 113(6). तो 113(6) में जो है आतंकवादी को आश्रय देने वाले को दंडित किया जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि आतंकवादी कृत्य से अर्जित संपत्ति को कब्जे में रखने वाला दंडित किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आतंकवादी कृत्य है करता है, काम करता है और उससे अर्जित कोई संपत्ति प्राप्त करता है तो उसे किस धारा में दंडनीय किया जाएगा। ए कह रहा है 113(7), बी कह रहा है 114(2), सी कह रहा है 119(3) और डी कह रहा है 117(5). तो ए वाला ऑप्शन सही होगा 113(7). ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति को रखता है जो आतंकवादी कृत्य में से अर्जित हो तो उसके लिए 113 का खंडे 7 दंड देता है। फिर कह रहा है निम्न में से किसकी अधिकतम सजा आजीवन कारावास है। ए है आतंकवादी कृत्य से अर्जित संपत्ति को कब्जे में लेना, बी है आतंकवादी संगठन का सदस्य होना, सी है आतंकवादी कृत्य में सहायता करना और डी है आतंकवादियों को आश्रय देना और ई वाला ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी है। अगर वो जो व्यक्ति क्या करता है कि आतंकवादी कृत्य से कोई संपत्ति कब्जे में लेता है, आतंकवादी संगठन का सदस्य होता है, आतंकवादी कृत्य में सहायता करता है या आश्रय देता है, तो जो है सभी कुछ के लिए दंड का प्रावधान आजीवन कारावास है, लाइफ इम्प्रिजमेंट का सजा है इन सभी के लिए। फिर कहता है आतंकवादियों को आश्रय देने वाला दंडित किया जा सकता है। एक न्यूनतम 1 वर्ष का कारावास, बी न्यूनतम 2 वर्ष का कारावास, सी न्यूनतम 3 वर्ष का कारावास और डी न्यूनतम 5 वर्ष का कारावास। अगर कोई व्यक्ति आतंकवादी को आश्रय देता है तो उसे न्यूनतम 3 वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय न्याय संहिता में अपराध नहीं है क्या। ए है जारता, बी है राजद्रोह, सी है अप्राकृतिक मैथुन और डी है उपयुक्त सभी। तो सभी कुछ का प्रावधान नहीं किया गया है, जो कि आईपीसी में एडल्ट्री के संबंध में प्रावधान था वो अब यहाँ पे नहीं है। राजद्रोह के बारे में भी आईपीसी में प्रावधान था, यहाँ पे नहीं है। अप्राकृतिक जो अननेचुरल रिलेशन के बारे में भी वहाँ पे प्रावधान था, आईपीसी में नहीं है। अर्थात न तो जाता है, न तो राजद्रोह है और न ही अप्राकृतिक मैथुन है, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही होगा उपयुक्त सभी। फिर आगे क्वेश्चन है कि आतंकवादियों को आश्रय देने वाला पत्नी है तो ए है जो जुर्माने से दंडित किया जाएगा, बी है केवल 1 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा, सी है 2 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा और डी है कि दंडित नहीं किया जाएगा, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है कि किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने पैथ्रेस पैट्रिक के सिद्धांत को मंजूरी दिया। तो ए है अरोड़ा शानबाग बनाम भारत संघ, बी है केदारनाथ बनाम बिहार राज्य, सी है राम नरेश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और डी है कि जोसेफ सलवा राज्य बनाम गुजरात राज्य। तो ए वाला ऑप्शन सही होगा, अरोड़ा शानबाग बनाम भारत संघ के मामले में पैथेसिस यूथेनेसिया का सिद्धांत दिया गया था कि जो है अगर कोई में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, अर्थात उसमें कोई भी मेडिकल सुधार नहीं हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के जो मेडिकल उपकरण लगाए गए हैं वो हटाए जा सकते हैं। फिर आगे क्वेश्चन है कि
निम्न में से उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पति पत्नी का स्वामी नहीं होता। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो पति है वह पत्नी का स्वामी नहीं होता है? जोसेफ साइन बनाम भारत संघ, बी है गौरव शर्मा बनाम राजस्थान राज्य, सी है कामन काज बनाम भारत संघ, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये वाला सही होगा कि जोसेफ साइन बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो पति है वह पत्नी का स्वामी नहीं होता है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मामले में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता